अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। माई सेल्फ मोहम्मद ज़काउल्ला। आज जो है 10th स्टैंडर्ड फर्स्ट लैंग्वेज कन्नड़ा यानी प्रथमा भाषे कन्नड़ा, इसमें जो है पार्ट 1 टेक्स्ट बुक यानी भाग 1 पठ्य पुस्तक में जो है व्याकरण क्लास करने वाला हूँ। तो व्याकरण का ये पार्ट 9 क्लास है। ऑलरेडी पार्ट 8 कर चुका हूँ। तो पार्ट 8 यानी 8th क्लास तक जो है मैं पिछली क्लास में जो है कर चुका हूँ। तो 8th क्लास में तुम्हें लास्ट क्लास में तुमने तत्सम तद्भव इसके बारे में समझाया था, जिस तरह से जो संस्कृत के इक्वल वाले वर्ड आते हैं और संस्कृत से आने वाले वर्ड में क्या क्या चेंजेस हो को आती हैं, तमाम चीज़ें जो है पिछली क्लास में हमें डिस्कस कर रहे थे। तो आज हमें पार्ट 9 यानी आज जो है 9th क्लास में व्याकरण के यानी ग्रामर के 9th क्लास में पार्ट 1 टेक्स्ट बुक में लेखन चिन्हेगळु करको टॉपिक है, लेखन चिन्हेगळु। तो उस टॉपिक के बारे में आज हमें सीखने वाले हैं, लेखन चिन्हेगळु। तो उसको मैं स्क्रीन में शेयर करता हूँ। तो टेक्स्ट बुक का पार्ट 1 टेक्स्ट बुक में भाग 1 पठ्य पुस्तक में तुमने ग्रामर पार्ट मिल जाता है। तो उसी को जो है मैं स्क्रीन पे शेयर करने वाला हूँ। तो लेखन चिन्हेगळु देख सकती, ये आज टॉपिक करने वाला हूँ। पुಟದ ಸಂಖ್ಯೆ 31 पेज नंबर 31, पुटದ ಸಂಖ್ಯೆ 31 पार्ट 1 टेक्स्ट बुक लेखन चिन्हेगळु। चलो अब सीखेंगे ये लेखन चिन्हेगळु का तो क्या। तो लेखन चिन्हेगळु, लेखन चिन्हेगळु का तो यहाँ पे पंक्चुएशन मार्क करको आती नहीं इंग्लिश में, उसको बोलते हैं सो लेखन चिन्हेगळु। पंक्चुएशन मार्क, पंक्चुएशन मार्क्स, पंक्चुएशन मार्क्स, पंक्चुएशन मार्क्स को लेखन चिन्हेगळु बोलते हैं। पंक्चुएशन मार्क्स को क्या बोलते हैं बच्चों? लेखन चिन्हेगळु। लेखन चिन्हेगळु मतलब पंक्चुएशन मार्क। तो चलो अब तो ना मालूम होगा पंक्चुएशन मार्क जैसा फुल स्टॉप, कॉमा वगैरह वगैरह सब आती, तो ये है पंक्चुएशन मार्क करको तुमने ऑलरेडी इंग्लिश में मालूम है। तो अब हमें कन्नड़ा में जानेंगे उस तरह के जो सिंबल्स को, उस तरह के निशानियात को, चिन्हेगळु को तो निशानियात, लेखन का तो लिखने के दौरान इस्तेमाल होने वाले निशानियात यानी पंक्चुएशन मार्क। तो उस तरह के निशानियात को कन्नड़ा में क्या बोलती हैं और किस टाइम में जो है कोसा निशानियत को यानी कोसा पंक्चुएशन मार्क को इस्तेमाल करेंगे, तमाम चीज़ें हमें वर्ड टू वर्ड अब सीखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे लेखन चिन्हेगळु के बारे में बताया जा रहा है कि ಬರವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಲೇಖನ ಚಿಹ್ನೆಗಳ ಪಾತ್ರ ಅತ್ಯಂತ ಮುಖ್ಯವಾದುದು। ನಾವು ಬರೆದ ವಿಚಾರಗಳು ಓದುಗರಿಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಅರ್ಥವಾಗಲೆಂದು ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಿಸುವ ಚಿಹ್ನೆಗಳಿಗೆ ಲೇಖನ ಚಿಹ್ನೆಗಳು ಎನ್ನುತ್ತೇವೆ। ಲೇಖನ ಚಿಹ್ನೆಗಳಿಲ್ಲದ ಬರವಣಿಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟಾರ್ಥವನ್ನು ಕೊಡದೆ ತೊಡಕುಗಳಾಗಿ ಕಾರಣವಾಗುವುದುಂಟು। ಹಾಗಾಗಿ ಲೇಖನ ಚಿಹ್ನೆಗಳು ಅತ್ಯಂತ ಅಗತ್ಯ। ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರುವ ವಿವರಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಿ। तो यहाँ पे आगे बोला जा रहा है कि लेखन चिन्हेगळु पंक्चुएशन मार्क तो बोल रही कि बरवणिಗೆಯಲ್ಲಿ यानी लिखावट में जब लिखती राइटिंग में, लिखने में लेखन चिन्हेगळा यानी जो राइटिंग के जो निशाना थी यानी पंक्चुएशन मार्क्स जो हैं, इनका पात्र, इनकी जो है रोल, इनकी जो है अहमियत जो है अत्यंत मुख्यवाद, बहुत ज़्यादा होती है। इनकी अहमियत बहुत ज़्यादा होती है क्योंकि पंक्चुएशन मार्क के लिखने के दौरान कौन सा भी सब्जेक्ट हो, कौन सा भी ज़बान हो, चाहे किसी भी लैंग्वेज आप लिख रहे हो, तो उस ज़बान में जो है तुम्हें पंक्चुएशन मार्क यानी जो लिखने के दौरान जो निशानियत को इस्तेमाल करती हैं पंक्चुएशन मार्क, इनका जो है अहमियत बहुत ज़्यादा रहती है। ನಾವು हमें जो है बरेद विचारಗಳು, लिखने वाले बातें जो हैं, हमें लिखने वाले जो बातें चीज़ें जो हैं वो ओदुगरिगे, पढ़ने वालों को, हमें जो लिखने वाले जो ओपिनियंस थी, थॉट्स थी, उनको पढ़ने वालों को स्पष्टವಾಗಿ अच्छी तरीके से अर्थवागलेंदो, अच्छी तरीके से समझ में आन देकर को अल्लल्ले वहाँ वहाँ पर उपयोगिಸುವ इस्तेमाल होने वाले ಚಿಹ್ನೆಗಳಿಗೆ, निशानियत को, सिंबल्स को लेखन ಚಿಹ್ನೆಗಳು यानी पंक्चुएशन मार्क करको बोला जाता है ಎನ್ನುತ್ತೇವೆ। लेखन चिन्हेಗಳಿಲ್ಲದ यानी ये पंक्चुएशन मार्क नहीं सर के, बिना पंक्चुएशन मार्क के बरवणिगे लिखावट जो है यानी राइटिंग जो है स्पष्टार्थವನ್ನು एक सही माने को, एक क्लियर माने को जो है कोडदे नहीं दिए सर का ತೊಡಕುಗಳಿಗೆ, अलग अलग जो प्रॉब्लम्स को, अलग अलग मुश्किलात को जो है वजह बन जाते, कारणवागुವುದುಂಟು।
ಹಾಗಾಗಿ तो इसलिए इस तरह से लेखन चिन्हಗಳು तो इस तरह से लेखन चिन्हಗಳು ये पंक्चुएशन मार्क या लिखावट के जो निशानत हैं इनको अत्यंत अगत्य बहुत ज़रूरी है इन्हों ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರುವ नीचे दिए गए विवरಗಳನ್ನು डिटेल्स को गौर करो गमनिसी को बोल रही तो लेखन चिन्हಗಳು के बारे में पहले के 3 लाइन में बोला जा रहा है कि लेखन चिन्हಗಳು पंक्चुएशन मार्क जो लिखावट के दौरान इस्तेमाल होने निशानियात तो जब हमें लिखते हैं तो लिखने के दौरान जो लिखावट के जो निशानत हैं यानी पंक्चुएशन मार्क जो है इनकी अहमियत बहुत ज़्यादा होती है जो हमें लिखने वाले जो बातें हैं वो पढ़ने वालों को अच्छी तरीके से क्लियर कटली जो है समझ में आने कर को वहाँ पर जो है इस तरह के निशानात को जो है मतलब पंक्चुएशन मार्क को जो इस्तेमाल होते हैं तो उनको पंक्चुएशन मार्क या लेखन चिन्हಗಳು कर को बोलते हैं तो ये पंक्चुएशन मार्क या लिखावट के जो निशानात जो इस्तेमाल करती वो लिखावट को जो है एक सही क्लियर माने को जो है दिए सर का क्या होता है लेखन चिन्हಗಳಿಲ್ಲದೆ बिना इनका इस्तेमाल नहीं करे तो यानी पंक्चुएशन मार्क का इस्तेमाल नहीं करे तो एक लिखावट में एक क्लियर माना या क्लियर जी समझ में नहीं है सर का क्या होता है उसमें बहुत प्रॉब्लम्स खड़ा कर डालने की वजह हो जाती है यानी हमें लिखावट के दौरान पंक्चुएशन मार्क का इस्तेमाल करना अगर नहीं इस्तेमाल करें तो उसमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स की उन्हें वजह बन जाती है ठीक से समझ में नहीं आता सो इसलिए इस तरह से ये पंक्चुएशन मार्क या लेखन चिन्ह जो है बहुत ज़रूरी है तो नीचे दिए गए कुछ डिटेल्स को तुम्हें गौर करो अगर को बोली तो अब हमें वो डिटेल्स को गौर करेंगे पंक्चुएशन मार्क पे कोसे जो है पंक्चुएशन मार्क आती लेखन चिन्ह आती उसका मतलब क्या उसको कब इस्तेमाल करना है तमाम चीज़ें अब हमें सीखेंगे तो सबसे पहला आता है लेखन चिन्हಗಳು यानी पंक्चुएशन मार्क में पूर्ण विराम करने का आता है पूर्ण विराम इसको इंग्लिश में फुल स्टॉप करको इंग्लिश की ग्रामर में बोलती फुल स्टॉप तो यहाँ पर वो निशान भी दिखाई देखो ब्रैकेट के अंदर देनी ये डॉट को ऐसा डॉट जो रखती इसको फुल स्टॉप बोलती है यानी पूर्ण विरामा पूर्ण फुल विरामा स्टॉप पूर्ण विरामा फुल स्टॉप तो ये निशान जो है ब्रैकेट के अंदर इन्होंने देनी है निशान ये डॉट के सर का तो इस निशान को जो है बोलते सो पूर्ण विरामा ये दो ब्रैकेट्स देखो ही नहीं दो ब्रैकेट्स के अंदर जो नक्ता देखो ही देखो उस डॉट को पूर्ण विरामा बोलती पूर्ण विरामा मतलब इंग्लिश में फुल स्टॉप तो चलो अब देखेंगे इसका कब इस्तेमाल होता है तो बोला जा रहा है ये पूर्ण विराम या फुल स्टॉप को इस दौरान इस्तेमाल होता है ಒಂದು ಪೂರ್ಣ ಕ್ರಿಯೆಯಿಂದ ಕೂಡಿದ ವಾಕ್ಯದ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಪೂರ್ಣ ವಿರಾಮ ಚಿಹ್ನೆಯನ್ನು ಬಳಸಬೇಕು ಉದಾಹರಣೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಪದ್ಯವನ್ನು ಹಾಡುತ್ತಾರೆ मतलब यहाँ बोला जा रहा है कि फुल स्टॉप या पूर्ण विराम को यानी ಒಂದು ಪೂರ್ಣ ಕ್ರಿಯೆಯಿಂದ एक कंप्लीट जो वर्ब है एक्शन है इससे कूड़िदा इससे बना हुआ वाक्यದ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ एक सेंटेंस या जुमले के आखिरी में ये पूर्ण विराम ये जो फुल स्टॉप को यानी पूर्ण विराम के जो निशानियत को सिंबल को चिन्हेಯನ್ನು ಬಳಸಬೇಕು इस्तेमाल होना यानी फुल स्टॉप पूर्ण विराम कब इस्तेमाल होना का तो एक कंप्लीट जो काम से जुड़ा हुआ एक वर्ब से जुड़ा हुआ एक कंप्लीट वर्ब से जुड़ा हुआ जो है सेंटेंस के यानी जुमले के आखिर में जो है ये पूर्ण विराम का जो है यानी एक फुल स्टॉप का जो है सिंबल को या निशानत को इस्तेमाल करती तो मिसाल के तौर पर देखो ही कब कर को उदाहरण कर को शॉर्ट में कर को देखो यानी उदाहरण एग्जाम्पल मिसाल ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಪದ್ಯವನ್ನು ಹಾಡುತ್ತಾರೆ मिसाल का सेंटेंस है ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು बच्चे स्टूडेंट्स विद्यार्थिಗಳು स्टूडेंट्स पद्यವನ್ನು नज़म को पोयम को ಹಾಡುತ್ತಾರೆ गाते हैं विद्यार्थिಗಳು ಪದ್ಯವನ್ನು ಹಾಡುತ್ತಾರೆ स्टूडेंट्स जो है नज़म को गाएंगे विद्यार्थिಗಳು ಪದ್ಯವನ್ನು ಹಾಡುತ್ತಾರೆ स्टूडेंट्स नज़म को गाएंगे यहाँ फुल जो है एक एक्शन भी है पूर्ण क्रिया भी हो रहा है यहाँ एक्शन भी बताया जा रहा है और इसमें सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सब भी है कंप्लीट सेंटेंस है एक कंप्लीट सेंटेंस जिसके एक्शन के साथ ख़त्म हो रहा हो तो उस दौरान हमें लास्ट में जो उस नुक्ते को जो इस्तेमाल करती उसको पूर्ण विराम या फुल स्टॉप बोलती तो यहाँ पे एक कंप्लीट सेंटेंस है विद्यार्थिಗಳು ಪದ್ಯವನ್ನು ಹಾಡುತ್ತಾರೆ स्टूडेंट्स पोएम को गाएंगे
ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಪದ್ಯವನ್ನು ಹಾಡುತ್ತಾರೆ. तो इस तरह के सेंटेंस एक कंप्लीट सेंटेंस रहता है और उसमें एक्शन भी जो है कंप्लीट ख़त्म होता है. तो उस दौरान जो है लास्ट में जो है इस निशानियत का इस्तेमाल करती हैं. तो नुक्ते के जैसा लास्ट में नीचे डालना, तो इसको पूर्ण विराम करके बोलती, कन्नड़ में पूर्ण विराम, इंग्लिश में इसको फुल स्टॉप बोलती. पूर्ण विराम फुल स्टॉप करके इंग्लिश में बोलती. तो इस तरह से रहता हुआ निशानत और सेंटेंस के आखिरी में इस तरह से इस्तेमाल होता है. तो समझ में आना पूर्ण विराम का तो कब इस्तेमाल होता है और मिसाल के तौर पे भी समझाया हूँ तुमने. अब आगे जा रहा हूँ. आगे जो लेखन चिन्हगढ़ में बहुत सारे रकम है, तो उसमें अब दूसरा आता है अर्ध विराम अगर को आता है. लेखन चिन्हगढ़ में दूसरा आता है अर्ध विराम. तो इंग्लिश में इसे सेमी कॉलन करके बोलती, सेमी कॉलन करके बोलती अर्ध विराम. तो उसको कुछ इस तरह से लिखा जाता है. ब्रैकेट लियो नको, ये ब्रैकेट के अंदर जो निशान लगी वो तुम्हारा लेखन चिन्ह यानी पंक्चुएशन मार्क वो होता है. तो इस निशानियत को अर्ध विराम बोलती है. ऊपर डॉट आना और नीचे इस तरह से आना, तो इस तरह से ये दो भी आना, ऊपर डॉट को नीचे ऐसा आया तो उसको जो है अर्ध विराम बोलती हैं. क्या बोलती बच्चों? अर्ध विराम, यानी इंग्लिश में उसे सेमी कॉलन बोलती हैं. चलो अब सीखेंगे सेमी कॉलन या अर्ध विराम कब इस्तेमाल होता है और उसका निशान कैसा रहता है. दिखा को इसके अंदर जो है एक डॉट आको ऐसा नीचे आको है नहीं, ऐसा आको ऐसा आया तो उन्हें सेमी कॉलन यानी अर्ध विराम बोलती हैं. तो उसी को ब्रैकेट के अंदर देखो इसे. तो ಅನೇಕ ಉಪವಾಕ್ಯಗಳು ಒಂದು ಪ್ರಧಾನ ವಾಕ್ಯಕ್ಕೆ ಅಧೀನವಾಗಿದ್ದಾಗ ಉಪವಾಕ್ಯಗಳು ಮುಗಿದಾಗಲೆಲ್ಲ ಈ ಚಿಹ್ನೆಯನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುವುದು. ಉದಾಹರಣೆ, ತಾವು ಕಡಿಮೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದೀರಿ, ಹೆಚ್ಚು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ. तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, अब समझेंगे हमें कब इस्तेमाल होता है ये सेमीकोलन या अर्धविराम. अनेक बहुत सारे उपवाक्यಗಳು क्लाज यानी छोटे छोटे जो सेंटेंस रहती नहीं उनको बोलती क्लाज. बहुत सारे छोटे सेंटेंस क्लॉजेस जो है ಒಂದು एक ಪ್ರಧಾನ ವಾಕ್ಯಕ್ಕೆ ಮೇನ್ सेंटेंस को एक मेन सेंटेंस को अधीनವಾಗಿದ್ದಾಗ सबॉर्डिनेट है तो यानी उसके अंडर में आए तो उपवाक्यಗಳು वो क्लॉज या छोटे सेंटेंस जो है मुगिदागलेला जब वो छोटे सेंटेंस या क्लॉज ख़त्म होते हैं तब ಈ ಚಿಹ್ನೆಯನ್ನು इस निशानियत को यानी अर्धा विराम या सेमीकोलन की निशानियत को जो है ಬಳಸಲಾಗುವುದು इस्तेमाल किया जाता है. तो अर्धा विराम या फिर सेमीकोलन को कब इस्तेमाल होता है अगर को बोल रही, बहुत सारे जो क्लास या छोटे सेंटेंस रहती हैं तो एक बड़े सेंटेंस के सबॉर्डिनेट में उसके अंडर में आया तो छोटे छोटे सेंटेंस या क्लॉजेस को जो है कंप्लीट जब होती उन्हों तो इस निशानत को यानी अर्धा विराम या सेमीकोलन को इस्तेमाल किया जाता है. उदाहरण एग्जाम्पल मिसाल के तौर पर है सेंटेंस देखो ही, ताऊ आप कड़िमे मातनाडिदिरी कम बात किए हैं. ये सेंटेंस पूरा हुआ नहीं, एक छोटा सेंटेंस क्लॉज ये, ताऊ कड़िमे मातनाडिदिरी आप कम बात किए हैं. अभी भी कंटिन्यू हो रहा सेंटेंस तो सेमीकोलन यूज हुआ है. ಹೆಚ್ಚು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದಿರಿ और ज़्यादा काम किए हैं तो लास्ट में पूर्ण विराम, सेंटेंस खत्म हुआ. ताऊ कड़िमे मातनाडिदिरी आप जो है देख सकती हैं, ताऊ कड़िमे मातनाडिदिरी ಹೆಚ್ಚು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದಿರಿ. ताऊ आप कड़िमे कम मातनाडिदिरी बात किए आप कम बात किए हैं. तो सेंटेंस पूरा नहीं हुआ, एक छोटा सेंटेंस हुआ तो सेमीकोलन यूज हुआ यानी अर्धा विराम. अभी पूरा ಹೆಚ್ಚು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದಿರಿ खत्म लास्ट में हुआ, आप ज़्यादा काम किए हैं तो वहाँ पे पूर्ण विराम यूज हुआ. तो अर्धा विराम इस तरह से छोटे छोटे क्लास या छोटे छोटे सेंटेंस ख़त्म होते हों तब अर्धा विराम या फुल अर्धा विराम या फिर सेमीकोलन का इस्तेमाल होता है. और ये सेंटेंस जो है इनके सबॉर्डिनेट में रहती है, इनके अंडर में कंट्रोल में रहती है. मेन सेंटेंस इन्हें ಹೆಚ್ಚು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದಿರಿ आप ज़्यादा काम किए ये मेन सेंटेंस, लेकिन उसका जो है सब सेंटेंस आता ना उपवाक्य क्लॉज जो है ये है. तो क्लॉज होने के टाइम में ये सेमीकोलन या अर्धा विराम को यूज होता है, इस्तेमाल किया जाता है. तो नेक्स्ट अब लेखन चिन्हಗಳು पंक्चुएशन मार्क में अगला निशान और उसको कब इस्तेमाल करती हैं ये देखेंगे. तो नेक्स्ट आता है अल्प विराम. अल्प विराम आकर को जो है यूज होता है. तो अल्प विराम का मतलब है कॉमा. अल्प विराम का मतलब है कॉमा. तो इस तरह से डालना, इस तरह से डाले तो उसको बोलते हैं कॉमा. अल्प विराम यानी कॉमा. ಸಂಬೋಧನೆಯ ಮುಂದೆ ಹಾಗೂ ಕರ್ತೃಕರ್ಮ ಕ್ರಿಯಾಪದಗಳಿಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಿಶೇಷಣಗಳು ಬರುವಾಗ ಕೊನೆಯ ವಿಶೇಷಣ ಬಿಟ್ಟು ಉಳಿದವುಗಳ ಮುಂದೆ ಅಲ್ಪ ವಿರಾಮ ಬಳಸಬೇಕು. तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि संबोधನೆಯ ಮುಂದೆ, संबोधನೆ ಮುಂದೆ यानी
एड्रेस करने के आगे, संबोधನೆಯ ಮುಂದೆ, एड्रेस करने के आगे यानी बोलने के आगे जो है ಹಾಗೂ और कर्तृ यानी सब्जेक्ट, कर्म यानी ऑब्जेक्ट, क्रियापदಗಳಿಗೆ यानी वर्ब को यानी एक्शन वर्ड को ಬೇರೆ ಬೇರೆ अलग अलग विशेषणಗಳು यानी एडजेक्टिव्स बरुवागा जब आते हो तो कोनेय विशेषण आखिरी वाला जो एडजेक्टिव रहता है उसको छोड़कर बिट्टू उಳಿದವುಗಳ ಮುಂದೆ दूसरों के सामने अल्प विराम, ये कॉमा या अल्प विराम को जो है इस्तेमाल की जाती है, ಬಳಸಬೇಕು। ये अल्प विराम कब इस्तेमाल होती है तो जब हमें जो बयां करती, जो बोलती, एड्रेस करती, तो वहाँ पर जो है जो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट एक्शन वर्ड हो तो अलग अलग जो एडजेक्टिव्स आने के जब आते हो तब आखिरी में आखिरी वाला जो अल्फाज को छोड़कर तो उस टाइम में जो है ये अल्प विराम या कामा को इस्तेमाल करती है। मतलब जब हमें बयां करते हो तब जो है एक से ज़्यादा नाउन हो, एक से ज़्यादा ऑब्जेक्ट्स हो, ओके, एक से ज़्यादा एक्शन वर्ड्स हो, तो उस टाइम में इस कामा का इस्तेमाल होता है। एक से ज़्यादा बोल रहे हैं, नाउन वर्ड एक से ज़्यादा, थिंग्स के बारे में एक से ज़्यादा बोल रहे हैं, शहरी भी बोल रहे हैं, बहुत सारे बोल रहे हैं, तो उस टाइम में हमें कामा यूज़ करती है यानी अल्प विराम यूज़ करती है, लेकिन आखिरी वाले अल्फाज को नहीं यूज़ करते करको हम बोल रहे हैं। उदाहरण मिसाल के तौर पर देखो, यहाँ पूरे थिंग्स के नाम आए यानी ऑब्जेक्ट्स या सब्जेक्ट में आती है। बट्टे गिरणी, क्लॉथ का जो मिल आता नहीं वो, रट्टू रट्टा, पेंसिल, ಬೆಂಕಿ ಕಡ್ಡಿ, ಮ್ಯಾಚ್ ಸ್ಟಿಕ್, ತಯಾರಿಕಾ ಘಟಕಗಳನ್ನು मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स स्थापिಸಲಾಗಿದೆ, इनको जो है बिल्ड किया गया, इनको बनाया गया है। तो यहाँ पे ये तमाम चीज़ें जो है मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स, मैन्युफैक्चरिंग के फैक्ट्रीज, कौन से मैन्युफैक्चरिंग के फैक्ट्रीज हैं यहाँ पे क्लॉथ मिल है, रट की फैक्ट्री है, पेंसिल की फैक्ट्री है, मैच स्टिक की फैक्ट्री है। तो ये तमामों को एक एक को बोलने के टाइम यहाँ पे क्या यूज़ हो रहा है, कामा यूज़ हो रहा है, देखो है ना, तो लास्ट में नहीं यूज़ हो रहा। तो इस तरह से देख सकते हैं, यहाँ कामा यूज़ हुआ, यहाँ भी यूज़ हुआ, यहाँ भी लास्ट वर्ड को नहीं यूज़ हुआ। तो इस तरह से जो है एक से ज़्यादा जब बोलती तो उस टाइम में जो कामा या अल्प विरामा बोलते हैं उसको, अल्प विरामा या कामा इस तरह से जो है नीचे लगाया जाता अल्फाजों के नीचे। तो ये हुआ अल्प विराम लेखन चिन्ह। नेक्स्ट प्रश्नार्थका अगर को है, प्रश्नार्थक तो क्वेश्चन मार्क, तो यहाँ बता रही क्वेश्चन मार्क को, प्रश्नार्थ का मतलब है क्वेश्चन मार्क, प्रश्नार्थ का यानी क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क को प्रश्नार्थका बोलती, तो इस तरह से रहता, तो इस तरह से जो डालती उसको प्रश्नार्थका या क्वेश्चन मार्कर को बोलती। तो ब्रैकेट में दिखा के निशान को भी, तो निशान को देख लियो, इस तरह से निशान रहता है। तो यहाँ पे भी मैं लिख को बताया हूँ, तो इस तरह से निशान लगा तो उसको प्रश्नार्थका यानी क्वेश्चन मार्क इंग्लिश में बोलती। तो कब इस्तेमाल होता है ये प्रश्नार्थका चिन्ह यानी क्वेश्चन मार्क, प्रश्नार्थका यानी क्वेश्चन मार्क, इसको इंग्लिश में कहते हैं। कब इस्तेमाल होता है, ಪ್ರಶ್ನೆ ರೂಪದ ಪದ ಮತ್ತು ವಾಕ್ಯಗಳ ಮುಂದೆ ಪ್ರಶ್ನಾರ್ಥಕ ಚಿಹ್ನೆಯನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುವುದು। उदाहरण दाशरथी यारू, तो यहाँ पे बोला जा रहा है प्रश्न रूपदा यानी क्वेश्चन फॉर्मेट में रहने वाला, यानी सवाल करने के जो रहम में रहता है उस अल्फाज पदा, उस वर्ड मत्तु और वाक्यगला या फिर सवाल करने वाले सेंटेंस या जुमलों के आगे यानी लास्ट में प्रश्नार्थक चिन्हेಯನ್ನು यानी क्वेश्चन मार्क को यानी इस तरह के मार्क को जो है ಬಳಸಲಾಗುವುದು, इस्तेमाल किया जाता है। अब उसमें समझ में आ रहा है कि उस जुमले को पढ़े तो सवाल किया जा रहा है, उस अल्फाज को या उस सेंटेंस को तुम्हें पढ़े तो तुम ना मालूम होता है कि सवाल पूछ रही, दे आर क्वेश्चनिंग इन दैट। तो उस टाइम पे ये प्रश्नार्थक चिन्ह या क्वेश्चन मार्क को जो है इस्तेमाल होता है, तो उसको इस तरह से लिखती। तो यहाँ ब्रैकेट में, ये ब्रैकेट तुम्हें क्या भी डालने की ज़रूरत नहीं है, ब्रैकेट का जो अंदर क्वेश्चन मार्क है वो डालना सो, तो ब्रैकेट्स भी देखो ही नहीं, वो भी डालना कर तुम्हें कंफ्यूज हो लेना को, ब्रैकेट के अंदर जो निशान दिखाई उसको देखो, गौर करो। तो प्रश्नार्थ का तो क्वेश्चन मार्क यानी जब भी कौन सा भी अल्फाज एक सवाल कर रहा हो या जुमला जो है सवाल कर रहा हो कर को इस तरह से बताने का जो उसमें है, तो उस टाइम पे जो है उस जुमले के आखिर में इस प्रश्नार्थ का चिन्ह या क्वेश्चन मार्क को इस्तेमाल होता है। तो उदाहरण है, मिसाल के तौर पर एग्जाम्पल, दाशरथी यारू, दाशरथी कौन है,
दाशरथी यारो, दो छोड़ में है लेकिन यहाँ यारो आ गया, कौन करको पूछिए सवाल करें तो तब हमें ये क्वेश्चन मार्क को इस्तेमाल करना है, यानी प्रश्नार्थ का चिन्ह को इस्तेमाल करना, क्वेश्चन मार्क प्रश्नार्थ का चिन्ह मार्क। तो दाशरथी यारो, दाशरथी कौन है। तो उसी तरह जो भी तुमने अल्फाज में या सेंटेंस में सवाल कर रही करके तुमने मालूम हो रहा हो तो तब तुम्हें वो क्वेश्चन मार्क को यानी प्रश्नार्थ का चिन्ह इस्तेमाल करना। तो नेक्स्ट जाएंगे, अब हमें नेक्स्ट लेखना चिन्ह, नेक्स्ट कौन सा पंक्चुएशन मार्क है उसकी तरफ जाएंगे। नेक्स्ट है भावसूचक चिन्ह, भावसूचक चिन्ह कर को है नेक्स्ट, यानी एक्सक्लेमेशन मार्क कर को आता है, एक्सक्लेमेशन मार्क, एक्सक्लेमेशन मार्क, एक्सक्लेमेशन मार्क कर को बोला जाता है, भावसूचक चिन्ह एक्सक्लेमेशन मार्क। तो सेंटेंस ಹರ್ಷ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಸಂತೋಷ ವಿಷಾದ ದುಃಖ ಮುಂತಾದ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಸೂಚಿಸುವ ಪದಗಳ ಮುಂದೆ ಈ ಚಿಹ್ನೆಯನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುವುದು। उदाहरणे अय्यो हीगागबारदित्तु। तो यहाँ पे बोला जा रहा है एक्सक्लेमेशन मार्क में भावसूचक शून्य में हर्षा जब खुशी हो यानी हैप्पी, खुशी हैप्पी, आश्चर्य ताजुबगी हो सरप्राइज हो, संतोषा बहुत खुशी हो, विषादा यानी नाखुश हो, विषाद यानी नाखुश हो, दुख गमगीन हो, ಮುಂತಾದ वगैरह वगैरह भावनेಗಳನ್ನು जज्बात को एमोशंस को सूचिसुवा यानी उसको बताने वाले या मेंशन करने वाले पदಗಳ ಮುಂದೆ अल्फाजों के आगे, उस तरह के इमोशंस को जज्बात को बताने वाले अल्फाज के आगे ई चिन्ह इस निशान को या इस सिंबल को जो है इस्तेमाल किया जाता है, ಬಳಸಲಾಗುವುದು। कौन सा भावसूचक चिन्ह यानी एक्सक्लेमेशन मार्क को जो है इस्तेमाल होता है, उसका निशान कुछ इस तरह से होता है, एक लाइन डाल को नीचे डॉट, तो यहाँ पे दिखाया गया। तो भावसूचक चिन्ह है उसका निशान ऐसा एक लाइन आपको डॉट आता है, उसको इंग्लिश में एक्सक्लेमेशन मार्क बोलती। कब इस्तेमाल करती हैं तो जब हमें जॉयनेस हो यानी हमें खुश महसूस कर रहे हो या ताजुबगी को या सरप्राइज़ को जाहिर कर रहे हो या फिर खुशी को या फिर नाखुशी को या गम को वगैरह वगैरह इस तरह के जज्बातों को जो बताने वाले अल्फाज के आगे, इस तरह के जज्बात को इमोशन को बताती ना अल्फाज वर्ड्स, उसके आगे इस निशान को यानी इस तरह के निशान को भावसूचक चिन्ह एक्सक्लेमेशन मार्क को इस्तेमाल होता है। तो मिसाल के तौर पर उदाहरण यहाँ पर बता रही, मिसाल अय्यो हीगागबारदित्तु, अय्यो अय्यो हीगागबारदित्तु, ऐसा नहीं होना था, अय्यो ऐसा नहीं होना था, नहीं होना था, हो गया, तुम नाखुश हो और एकदम सरप्राइज भी हो यहाँ पर, तो उसके वास्ते अय्यो सरप्राइज, तुम्हें ताजुबगी हो रही है, तो यहाँ पे आगे आश्चर्य हीगागबारदित्तु, तुम ना नाखुश हो उस बात से, नहीं होना था, ऐसे नहीं होना था, हीगागबारदित्तु ऐसे नहीं होना था। तो उस टाइम पे जो इस तरह का भावसूचक एक्सक्लेमेशन मार्क को यूज़ होता है जब खुशी हो या ताजुबगी हो, बहुत ज़्यादा खुश हो, नाखुश हो या गमगीन हो, तब ये इस तरह के जो जज्बात को बोलने वाले इमोशन को बोलने वाले अल्फाज के आगे देख सकते हैं अय्यो हीगागबारदित्तु। तो इस टाइम पे जो है हमें इस तरह के पंक्चुएशन मार्क यानी एक्सक्लेमेशन मार्क या भावसूचक चिन्ह, आश्चर्य सूचक चिन्ह भी बोलती, भावसूचक चिन्ह भी बोलती, ज़्यादातर इसको भावसूचक करके याद रखो। तो इस तरह के सेंटेंस को इस तरह के सिंबल को यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट अब लेखना चिन्ह या फिर पंक्चुएशन मार्क में आगे वाला आता है उद्धरण चिन्ह, उद्धरण चिन्ह। तो उद्धरण चिन्ह को इंग्लिश में बोलती इन्वर्टेड कामा या फिर डबल इन्वर्टेड कामा बोलती, इन्वर्टेड कामा या फिर डबल इन्वर्टेड कामा भी बोलती। तो देख सकती हैं ब्रैकेट में दी ऐसा और ऐसा, ऐसा आया तो इसको इन्वर्टेड कामा, ऐसा नीचे आता वो खाली कामा, ऐसा ऊपर ऐसा वो उल्टा ऊपर ऐसा आया तो अल्फाजों के ऊपर ऐसा आया तो उसको इन्वर्टेड कामा बोलती हैं। तो यहाँ पर वो ब्रैकेट में दो दिखा के तो उसको उद्धरण चिन्ह बोलती हैं। क्या बोलती हैं कन्नड़ में? उद्धरण चिन्ह, उसको इंग्लिश में इन्वर्टेड कामा। तो कब ये उद्धरण चिन्ह इस्तेमाल होता देखेंगे, उद्धरण चिन्ह कब इस्तेमाल होता तो उसको कुछ इस तरह से लिखा जाता है, ಒಬ್ಬರು ಹೇಳಿದ ಮಾತನ್ನೇ ಯಥಾವತ್ತಾಗಿ ಬರೆಯುವಾಗ ಈ ಚಿಹ್ನೆಯನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುವುದು। मतलब यहाँ क्या बोल रही, ಒಬ್ಬರು एक ಹೇಳಿದ बोलने वाले बात को मातन्ने यथावतागी एज इट इज़ जैसा उन्होंने बोले उसी तरह से बरेयुवागा लिखने के दौरान ई चिन्ह इस तरह के निशान को, इस तरह के इन्वर्टेड कामा को, उद्धरण चिन्ह को जो है
ಬಳಸಲಾಗುವುದು, इस्तेमाल किया जाता है। यानी उद्धरण चिन्ह या इन्वर्टेड कामा कब इस्तेमाल होता कहता है, एक जने बोली सो बात को एज इट इज़ बोलती लिखती ना हमें, कौन की दूसरा पर्सन बोले सो वो बात को हमें एज इट इज़ उन्होंने कैसा बोली उसी तरह से लिखती, तो तब उस बात को जो है हमें डबल इन्वर्टेड कामा से यानी इससे शुरू करना और उन्होंने कहाँ बोल को ख़त्म करे वहाँ पे वो दाल को ख़त्म करना, शुरुआत की जगह ये डालना, आखिरी में ये डालना, तो इसलिए उसको कहते हैं उद्धरण चिन्ह। यानी एक दूसरा बंदा बोले हुए बात को हमें लिख रही सो, तब हमें इन्वर्टेड कामा को इस्तेमाल किया जाता है, यानी उद्धरण चिन्ह को इस्तेमाल किया जाता है। उदाहरण मिसाल के तौर पर है एक सेंटेंस देखो, ಶಿಕ್ಷಣವು ಕೆಲವೇ ಜನರ ಸ್ವತ್ತಾಗದೆ ಪ್ರಗತಿಪರ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರ ಆಜನ್ಮ ಸಿದ್ಧ ಹಕ್ಕಾಗಬೇಕು ಎಂದು ಸರ್ ಎಂ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯನವರು ಹೇಳಿದರು। तो मिसाल में एक सेंटेंस दी, क्या दी, उदाहरण एग्जाम्पल, शिक्षणವು एजुकेशन जो है ಕೆಲವೇ ಜನರ कुछ ही लोगों का स्वत्तागदे प्रॉपर्टी नहीं बने सका, प्रगतिपर राज्यದಲ್ಲಿ तरक्की होने वाले रियासतों में ಎಲ್ಲರ हर एक का जो है आजन्म सिद्ध हक्कागಬೇಕು, एक बर्थ राइट बनना ಎಂದು करको सर एम विश्वेश्वरಯ್ಯನವರು सर एम विश्वेश्वरಯ್ಯ जो है ಹೇಳಿದರು, कहा है। मतलब उद्धरण चिन्ह या इन्वर्टेड कामा जो है कब इस्तेमाल होता है, एक बंदा बोले से बात को एज इट इज़ हमें लिखती ना तब इस्तेमाल होता है। तो मिसाल के तौर पर हम बोल रहे हैं कि या शुरू कर रही हैं, ये विश्वेश्वरಯ್ಯ बोली सो बात को लिख रही समय क्या कर को बोले थे विश्वेश्वरಯ್ಯ, तो शुरू करें यहाँ से, एजुकेशन जो है कुछ ही लोगों का प्रॉपर्टी नहीं बने सका, जो तरक्की होने वाले रियासत में हर एक का जो है बर्थ राइट बनना कर को बोले थे, तो ख़त्म में भी वो डालना, शुरुआत में भी डालना, यंतु कर को सर एम विश्वेश्वरಯ್ಯ बोले, तो कौन बोले से बात को, सर एम विश्वेश्वरಯ್ಯ बोले सो, दूसरे पर्सन बोल रही सो, लिख रही सो हमें, तो तब शुरू करना इन्वर्टेड कामा से, ख़त्म करना इन्वर्टेड कामा, यानी उद्धरण चिन्ह से ख़त्म करना, उद्धरण चिन्ह, कन्नड़ में उसको उद्धरण चिन्ह बोलती। तो यह उद्धरण चिन्ह कब इस्तेमाल करना कर को बोले। अब आगे लेखन चिन्ह जो पंक्चुएशन मार्क का आगे वाला वाक्य वेष्टन चिन्ह कर को आता है, वाक्य वेष्टन चिन्ह, तो इसको सिंगल इन्वर्टेड कामा बोलती, सिंगल इन्वर्टेड कामा, सिंगल इन्वर्टेड कामा करके बोलती है, इसको वाक्य वेष्टन चिन्ह, यानी ऊपर शुरू में एक डालती है, लास्ट में ख़त्म में एक डालती है, शुरू में एक कर लास्ट में एक डालती हैं, तो इसको बोलती वाक्य वेष्टन चिन्ह। तो इंग्लिश में इसको सिंगल इन्वर्टेड कामा, वाक्य वेष्टन चिन्ह। तो कब इस्तेमाल होता है वाक्य वेष्टन चिन्ह, तो उद्धरण चिन्ह का तो दो आती सो, डबल इन्वर्टेड, इसमें सिंगल आता सो, वाक्य वेष्टन में ऊपर सिंगल आता सो, दो नहीं आते, सिंगल आता है। ये कब इस्तेमाल होता है, ಪಾರಿಭಾಷಿಕ ಪದಗಳನ್ನು ಬಳಸುವಾಗ, ಅನ್ಯ ಭಾಷೆಯ ಪದಗಳನ್ನು ಬಳಸುವಾಗ, ಪ್ರಮುಖ ಪದಗಳನ್ನು ಸೂಚಿಸುವಾಗ ಈ ಚಿಹ್ನೆಯನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುವುದು। तो यहाँ पे क्या बोल रही, पारिभाषिक दूसरे लैंग्वेज के दूसरे ज़बान के पदಗಳನ್ನು अल्फाज को ಬಳಸುವಾಗ, इस्तेमाल करने के दौरान, यानी अन्य भाषीय पदಗಳನ್ನು यानी दूसरे ज़बान के वर्ड्स को ಬಳಸುವಾಗ जब इस्तेमाल किए जाते हैं और प्रमुख पदಗಳನ್ನು इंपॉर्टेंट वर्ड्स को बताते हो, सूचिಸುವಾಗ यानी ख़ास अल्फाजों को जो बताते हो उस दौरान भी जो है ಈ ಚಿಹ್ನೆಯನ್ನು, इस निशान को जो है ಬಳಸಲಾಗುವುದು, ಈ ಚಿಹ್ನೆಯನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುವುದು। ಪಾರಿಭಾಷಿಕ ಭಾಷೆ, पारिभाषिक पदಗಳು, वाक्य वेष्टन सिंगल इन्वर्टेड कामा, ऊपर ऐसा शुरू करती काम पे। जब दूसरे ज़बान के, कन्नड़ा अब ज़बान सीख रही हैं तो उसमें कन्नड़ा के वर्ड सींचा ना, तो उसमें दरमियान में इंग्लिश का की, पोर्चुगीज़ का की या दूसरे संस्कृत का की वर्ड आगा, तब ऊपर जो है इस तरह के कामा को शुरू करती और एंड में ख़त्म करती। सॉरी, संस्कृत को छोड़कर इंग्लिश, पर्शियन, पोर्चुगीज़ के लैंग्वेज के जो भी दूसरे ज़बान के जो वर्ड्स आ जाती एक्सेप्ट संस्कृत, तो तब हमें इस तरह शुरू में एक लगाना, ख़त्म में एक लगाना, तो उसको बोलती पारिभाषिक पद। मिसाल के तौर पर हम बोल रहे हैं, देखो, ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್, पर्शियन, पोर्चुगीज़ ಭಾಷೆಗಳ ಪದಗಳನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ। तो उदाहरण है, मिसाल के तौर पर कन्नड़ा भाषा, कन्नड़ा ज़बान में क्या करती हैं, खाली कन्नड़ा के ज़बान वाले वर्ड नहीं, कुछ इंग्लिश के अल्फाज ही, पर्शियन लैंग्वेज के अल्फाज ही, पोर्चुगीज़ ज़बान के जो भाषेगढ़ ज़बान के जो अल्फाज को इस्तेमाल किया जाता है, तो तब हमें यह सिंगल, वो जब वर्ड आता है तब हमें सिंगल इन्वर्टेड कामा में उसे मेंशन करना, समझ में। तो इंग्लिश वर्ड आगा, आप कन्नड़ा में लिखते रहे कुछ तो इंग्लिश वर्ड आगा, वहाँ पे लाइटू कर को आया, रैलू,
करको आगा, तो तब तुम्हें सिंगल इन्वर्टेड कामा में मेंशन करना, दूसरे ज़बान के वर्ड्स आए तो तब ये वाक्य वेष्टना चिन्ह इस्तेमाल होता है। तो ये हुआ वाक्य वेष्टना चिन्ह जो पंक्चुएशन मार्क का पेज नंबर 31 में। अब पेज नंबर 32 में उसी का कंटिन्यू हो रहा है, लेखन चिन्ह पंक्चुएशन मार्क का आगे वाला पॉइंट। तो आगे आता है आवरण चिन्ह। क्या ये आवरण चिन्ह का तो सिंपल आवरण चिन्ह का तो ब्रैकेट्स जो ऑलरेडी हम हर एक को देखता थे नहीं ना, उस खाली ये ब्रैकेट कुछ आवरण चिन्ह, तो ऐसा ऐसा डाले तो आवरण चिन्ह ना, ब्रैकेट्स को बोलते हैं। तो ब्रैकेट्स को आवरण चिन्ह, तो ऑलरेडी डाली, देखो बीच में क्या भी नहीं डाली, तो इस तरह से जो डालती है उसको आवरण चिन्ह ब्रैकेट्स बोला जाता है। तो कब इस्तेमाल होता है इन्हें? ಒಂದು ಪದವನ್ನು ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಹೇಳಿ ಅದಕ್ಕೆ ಸಮಾನಾರ್ಥಕ ಪದವನ್ನು ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಹೇಳುವಾಗ ಈ ಚಿಹ್ನೆಯನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ। मतलब ಒಂದು ಪದವನ್ನು एक अल्फाज को की, वाक्यವನ್ನು एक जुमले को की यानी सेंटेंस को की, ಹೇಳಿ बोल को ಅದಕ್ಕೆ उसके समानार्थक पदವನ್ನು उसको सेम माना देने वाला, उसके हिसाब से जो सेम माना सेम मीनिंग देने वाला वो अल्फाज को की या फिर वाक्यವನ್ನು सेंटेंस को की ಹೇಳುವಾಗ बोलने के दौरान ई चिन्हेಯನ್ನು इस निशान को यानी ब्रैकेट वाले निशान को आवरण चिन्ह को ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ, इस्तेमाल किया जाता है। यानी एक अल्फाज या एक सेंटेंस इस्तेमाल होता है तो उसी तरह का माना देने वाला जो है सेम दूसरे ज़बान का तुम्हें वर्ड रहता है, सेम माना दे रहा है, तो उस तरह के अल्फाज जब तुम यूज़ करती तो सेम माना देने वाला सेंटेंस तब उसको ब्रैकेट्स में यानी आवरण चिन्ह में मेंशन करना। सो दिस इज आवरण चिन्ह, ब्रैकेट्स को इस्तेमाल करती हैं। उदाहरण मिसाल के तौर पर बताया जा रहा है, ನೀರನ್ನು ವಿಭಜಿಸಿದರೆ ಆಮ್ಲಜನಕ ऑक्सीजन जलजनक हाइड्रोजनಗಳು उत्पत्तिಯಾಗುತ್ತದೆ। यहाँ पे क्या बोल रही, मिसाल को गौर करो, उदाहरणे ನೀರನ್ನು पानी को विभजिसिदरे, पानी में अलग करे तुम ना, क्या मिलता पानी में, एक आम्लजनक, उसी को इंग्लिश में ऑक्सीजन बोलती है, सेम दोनों का माना सेम है, तो उसके वास्ते आम्लजनक बोल दे, उसी को और एक बार मेंशन करें सेम माना तो तब उसको ब्रैकेट में मेंशन करना। जलजनक का तो हाइड्रोजन, जलजनक का तो भी वच्चे, हाइड्रोजन का तो भी वच्चे, तो उसको देखो जलजनक ऑलरेडी मेंशन करी, सेम माना देने वाला और एक अल्फाज को इस्तेमाल किया जा रहा, तब उसको ब्रैकेट्स यानी आवरण चिन्ह का इस्तेमाल करना। एनಗಳು उत्पत्ति आगुत्तवे यानी वो आते हैं। इस तरह के सेम माने देने वाले अल्फाज या सेंटेंस आए तो उस टाइम में जो अगला जो वर्ड है उसके ऊपर ब्रैकेट से शुरू करना और ब्रैकेट से ख़त्म करना, यानी आवरण चिन्ह से शुरू करके आवरण चिन्ह से ख़त्म करना। तो समानार्थक सेम माना देना, तो यह हुआ आवरण चिन्ह यानी ब्रैकेट्स कब इस्तेमाल होती है। तो अगला आ रहा है विवरणात्मक चिन्ह। विवरणात्मक चिन्ह का तो देख सकते हैं, दो डॉट ऐसे ऊपर एक नीचे कैसे डाल देते, इसको विवरण चिन्ह बोलती है। इसको इंग्लिश में कॉलन बोलती है, कॉलन, विवरणात्मक चिन्ह कॉलन करके बोलती है। तो कब इस्तेमाल होता है विवरणात्मक चिन्ह या कॉलन? ಒಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯದ ವಿವರಣೆ ಮುಂದೆ ತಿಳಿಸಿದಂತೆ ಇದೆ ಎಂದು ತೋರಿಸುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ಚಿಹ್ನೆಯನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ। ಉದಾಹರಣೆ ಪಂಚಮಹಾವಾದ್ಯಗಳು ताड़, हड़ग, घंटे, मौरी, सनादी। तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, विवरणात्मक चिन्ह का तो एक कॉलन का निशान, उसमें क्या बोल रही, ಒಂದು एक अभिप्रायद यानी एक ओपिनियन, एक राय, एक जो राय रहती है, विवरण उसको वजाहत, एक राय को डिस्क्राइब या बताने के दौरान उसके आगे ಮುಂದೆ ತಿಳಿಸಿದಂತೆ आगे बताए सरका है ಇದೆ ಎಂದು करको ತೋರಿಸುವ दिखाने वाले संदर्भದಲ್ಲಿ दौरान ಈ ಚಿಹ್ನೆಯನ್ನು इस निशान को, इस सिंबल को जो है ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ, इस्तेमाल किया जाता है। यानी विवरणात्मक चिन्ह जो डॉट जो है यानी कॉलन जो कब इस्तेमाल किया जाता है तो एक ओपिनियन को जो है वजाहत करने के आगे जो है या बयां करने के आगे जो है दिखाई सर का है, दिखाई सर का आगे दिखाई सर का है कर को बोलने के दौरान जो है या सिचुएशन में इस सिंबल को, इस निशान को जो है कॉलन वाले निशान या सिंबल को जो है इस्तेमाल किया जाता है। तो उदाहरण मिसाल के तौर पर क्या है,
ಪಂಚಮಹಾವಾದ್ಯಗಳು, 5 ಗ್ರೇಟ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ಸ್, 5 ಗ್ರೇಟ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ಸ್, 5 ಗ್ರೇಟ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ಸ್, 5 ಗ್ರೇಟ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ಸ್. फाइव ग्रेट इंस्ट्रूमेंट्स को क्या बोलती हैं? पंचा महावाद्यಗಳು. कौन से 5 ग्रेट इंस्ट्रूमेंट्स आती? एक ताड़ा, हड़गा, घंटे, मौरी, सनादी, इन तमाम जो हैं पंचा महावाद्यಗಳು में आती हैं. 5 जो है ग्रेट इंस्ट्रूमेंट्स में आती हैं, 5 ग्रेट इंस्ट्रूमेंट्स में आती हैं, तो इनको म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स भी बोला जाता है. इनको म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स बोला जाता है. ताड़ा, हड़गा, घंटे, मोरी, सनादी, इनको म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट बोला जाता है. 5 ग्रेट इंस्ट्रूमेंट्स, 5 बड़े जो है म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स. तो आज के क्लास में हमें लेखन चिन्हेಗಳು, लेखन चिन्हेಗಳು के बारे में सीखे. तो पेज नंबर 31 और 32 में है ये पार्ट 1 टेक्स्ट बुक में. तो लेखन चिन्हेಗಳು यानी पंक्चुएशन मार्क है, निशानियाँ जो लिखने के दौरान जो निशानियाँ हम इस्तेमाल करती, जो कि काफ़ी अच्छे से समझ में आ जाए करको, तो उस तरह के निशान को पंक्चुएशन मार्क या लेखन चिन्ह बोलती. तो ये लेखन चिन्ह अगर नहीं इस्तेमाल करें तो उसका माना ठीक से समझ में नहीं आता, उसमें प्रॉब्लम्स या गड़बड़ी होती है. इसके वास्ते ये पंक्चुएशन मार्क्स को, निशानात को इस्तेमाल होती हैं. कौन से निशान आती? तो इधर निशानात को हाईलाइट करके बताई, उनका निशान कैसा करको ब्रैकेट के अंदर बताई. और तमाम उनको मैं इंग्लिश में और लिखो और उर्दू में भी वर्ड टू वर्ड मिसाल के साथ समझाया हूँ. तो पूर्ण विरामा का तो क्या सीखे, अर्ध विरामा का भी इस्तेमाल करना, अल्प विरामा, प्रश्नार्थक, भावसूचक, उद्धरण चिन्ह, वाक्य वेष्टना, आवरण चिन्ह, विवरणात्मक चिन्ह, तमाम चीज़ें अब इसको कब इस्तेमाल किया जाता है और मिसाल के साथ कैसा इस्तेमाल किया जाता है, तमाम चीज़ों को दिखाया. तो आखिरी जो है पंचमहावाद्यಗಳು में कॉलन देखो, इसके बारे में डिटेल से बताने के टाइम में ऐसा यूज़ होता करके वो भी मैं वर्ड टू वर्ड तुमने समझाया हूँ. तो ये तुमने टेस्ट और एग्ज़ाम में रिलेटेड देखो, एक सेंटेंस से वर्ड देखो, यहाँ पे कौन सा तुम्हें पंक्चुएशन मार्क लेखन चिन्ह इस्तेमाल करती कर को दे सकती, या फिर इसका जो है मतलब क्या कर को, ये कब कब इस्तेमाल होता कर को भी पूछ सकते हैं. ज़्यादातर वर्ड्स या सेंटेंस देखो, यहाँ पर तुम्हें पंक्चुएशन मार्क डालो. और पंक्चुएशन मार्क तुमने आए तो बहुत अच्छा है. जब तुम्हें एग्ज़ाम में जो आंसर लिखती या तुम्हें एस्से रेटिंग लिखती है नी, या फिर तुम्हें गादेगड़ू लिखती, तो वहाँ पे इस्तेमाल होती है पंक्चुएशन मार्क. तो तुम्हें वहाँ क्लियरली इस्तेमाल करने की वजह से तुम्हारा इंप्रेस अच्छा रहता है इवैल्यूएशन करने वाला, और मार्क्स भी अच्छी तरीके से देती. तो आंसर में भी तुम्हें लिखे तो वो कहाँ कौन सा पंक्चुएशन मार्क आइडिया मिल गया, अब तुम्हारा आंसर में भी तुम्हें मिस नहीं करे सका वो लिखती, तो वो मेंशन करती. तो इस वजह से देखने भी अच्छा लगता है और समझ में भी आता है, और बच्चा जो है डीप से स्टडी करे अगर को, मार्क्स देने के टाइम में इवैल्यूएटर जो है अच्छी तरीके से मार्क्स देती है. तो इस तरह से पार्ट 9 में आज हमें लेखन चिन्हेಗಳು यानी पंक्चुएशन मार्क के बारे में स्टडी करें. आगे पार्ट 10 में 10ನೇ तरगति में 10th क्लास पार्ट 10 का व्याकरण है, 10वीं जो व्याकरण क्लास कर रहा हूँ, उसमें कालागड़ू आती, काला टेंस कर को, उसके बारे में हमें नेक्स्ट पार्ट में नहीं नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे.